Okay, now start the class. Who have joined currently? We start the class. It may be some students join the later. So last class I give the question of based on CRC. So first of all, you have solved this question in given in CRC. तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप लोगों को याद भी होगा ये से नो। तो हमने इसको सॉल्व करना सीखा था। ये तो सबने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपको मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो किसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? How many students solve this question? इसको आपको सॉल्व करना है x पावर 4, x पावर 2, x पावर 1। इसको पहले आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना, बाइनरी में। कन्वर्जन का मेथड मैंने बताया था आपको, ठीक। देन फिर इस पे नॉर्मल मेथड्स को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, मैं बीच में आपको दोबारा से टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने का। आज का टॉपिक है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग इज शेयरिंग द मीडियम और बैंडविड्थ। It is processing in which multiple signal coming from the multiple source are combined transmitting over the single communication physical line। इसका बेनिफिट्स क्या है कि आप बहुत सारे जब, क्योंकि चैनल की बैंडविड्थ समटाइम ज्यादा होती है और जो मीडियम की चैनल की, लेकिन सोर्स इनपुट के बैंडविड्थ कम है, तो उस केस में हमारा जो चैनल अंडर यूटिलाइज होता है। उस केस में हम क्या करेंगे, ज्यादा उसको यूटिलाइजेशन का मल्टीपल इनपुट सिग्नल को एक सिंगल चैनल पे ट्रांसमिट कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ एन इनपुट लाइन है, ये मक्स है, और एक सिंगल लिंक पे हमने उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और इधर इस साइड आपका क्या है, डी मक्स है। इसको एन आउटपुट पे हम इसको क्या कर रहे हैं, दोबारा से डी मल्टीप्लेक्सर से हम वापस से सेपरेट कर ले रहे हैं। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, क्या यूज है मल्टीप्लेक्सिंग का, जरा हम इसको अगर देखते हैं, वो विच काइंड ऑफ यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। सो मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस इन डेटा कम्युनिकेशन टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। हियर आर सम ऑफ द मेन यूज। क्या यूज है? सबसे पहले efficient utilization of resource. It means multiplexing allow the multiple signals to share the same communication and make the most of available bandwidth. This is especially important in environment where the bandwidth is limited. Second है आपका telecommunication. In the telecommunication network, multiplexing channel enable the simultaneous transmission of multiple telephone call over the single line, enhance the capacity of the network. Internet and data network multiplexing used to internet communication to transmit the data from multiple user over the single network line and improve the efficiency and speed of data transmission. Last, आपका satellite communication. Multiplexing is a help in efficient utilization of available bandwidth on the satellite transmission, allow the multiple signals to be transmit and receive. So overall is what is a multiplexing? Multiplexing is basically utilization of the bandwidth. If the so how, which are the type of multiplexing? The type of multiplexing, basically there are 5 type of multiplexing techniques designed to handle the various type of communication in needed. तो नाउ मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो वी डिस्कस फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड वेव। सो नाउ हाँ, यस सर मैंने अभी अभी आया हूँ, तो कितनी स्लाइड पढ़ चुके हो? दो हो गई, दो तीन। ओके। So multiplexing is basically the way to utilize the bandwidth. आज इतने कम बच्चे क्यों आए क्लास? बहुत ही कम है लॉगिन। Anyone know what the reason? Today any holiday is? सर आज मतलब मेरी भी छुट्टी नहीं है, तो मैं ऑफिस में लेके क्लास ले रहा हूँ। Okay.
हैंड 11 बजे तक ही ले पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ। सर एक मतलब समझ नहीं आया था आईएसपी का, वो जो आपने पीपीटी में लिखा हुआ था ना कि ट्रांसफर ऑफ ट्रैफिक। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। नहीं नहीं सर वो उसका मतलब वो उसमें लिखा हुआ था रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन ट्रांसफरिंग द ट्रैफिक, एंड फिर इंटरनेट पे आ गया था वो। हाँ, कौन सा वाला नहीं आया था पीछे की क्लास में? हाँ पिछली क्लास में जो पीछे की आई क्लास। था ना उसका मैंने हाँ, पढ़ा बताओ तो बताओ। ये समझ नहीं आया। कौन सा? मैं पीछे कर रहा हूँ, ये पैरेलल पे था, कौन सा टॉपिक कौन सा था? आईएसपी सीरियल आईएसपी नहीं सबसे पीछे था, इंटरनेट। स्टार्टिंग में था अच्छा। बैकबोन ऑफ आईएसपी। इंटरनेट। हाँ हाँ। अरे अच्छा, वो तो इंट्रोडक्शन ही है बेटा, उसमें तो कुछ खास है नहीं। कौन सा? टेलीफोन। आईएसपी आईएसपी आ गया, ये है रिस्पॉन्सिबल आई ट्रांसपोर्ट। ये बेटा, ये क्या है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द ट्रैफिक इन द इंटरनेट। तो भाई, आईएसपी जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे वाला एयरटेल है, जियो है, इसी की सर्विसेज का यूज करके तो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। और जितने ज्यादा यूजर कनेक्ट होंगे, वो इंटरनेट पे ट्रैफिक है, लोड तो बढ़ता है ना। अगर मान लो बैंडविड्थ आपके पास 10K है, अब 100 यूजर है, तो बैंडविड्थ कहीं ना कहीं तो वो होगा ना आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। यस सर। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका नेचुरल सिग्नल का उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ लिमिटेड होता है। अब आपको देखो, हम्म। नेट्स पे सिम तो कितनी भी बढ़ जाती है, लेकिन हर टावर के एक सिग्नल कैपेसिटी होती है ना इस एरिया में। अगर उस एरिया में यूजर ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस टाइम के आपको देखोगे नेटवर्क डाउन हो जाता है, या आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं? वो हाँ इसीलिए जी। क्योंकि बैंडविड्थ हमारे पास लिमिटेड है। और इंटरनेट इज अ वेरी फास्ट इन टर्म ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ एंड सिस्टम, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइस, इंटरकनेक्टेड लिंक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द ओवर द क्या है ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जितनी एक कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा आप करोगे तो वो तो आपका ट्रैफिक जनरेट होगा ही ना। जैसे आप मान लो रोड को मान लेते हैं, रोड इज आप मान लो कि कम्युनिकेशन मीडियम है। अब रोड खाली है तो सारी गाड़ियां फास्टली है, लेकिन एक टाइम आपको देखते हो कभी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा गाड़ी सेम ही रूट पे आती है, तो क्या होता है, जाम सा हो जाता है, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाती है, तो यस सर। ट्रैफिक बढ़ गया ना। तो सेम थिंग है। क्लियर? यस सर। यस। आपको मैंने बोला था वैसे ही लेयर सब लोगों ने पढ़ लिया, नोट्स बनाने के लिए मैंने बोला था वैसे ही लेवल की सारी फंक्शनैलिटी पे शॉर्ट नोट बनाना है आपको, कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या फंक्शन होते हैं, प्रेजेंटेशन पे क्या होते हैं, सेशन पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, नेटवर्क का डेटा लिंक लेयर, फिजिकल पे। आप लोग बना लेना। नहीं बना पाए तो मैं मेरे पास मैं बनाऊंगा तो मैं शेयर करूंगा आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट ओके। वीक तक बना के कोशिश करूंगा। बस जैसे कि आप कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन लेयर के 4 फंक्शन कोई भी लिख दो, जैसे अभी ये। आपने मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन पढ़ाई है, एक बार ओवरव्यू दे देना, बस ओवरव्यू। हाँ, तो वही तो मैं दे रहा हूँ, मैं वेट कर रहा था, कोई आया नहीं, तो फिर मैंने कहा कि स्टार्ट करता हूँ, कोई आए ना आए। ये वाला समझ में आ गया था ना, ये वाला आ गया था तुम्हें? हाँ हाँ आपको सी आ समझ गया में आ आ गया गया। था? ये एरर करेक्शन के मेथड है ना, और ये हाँ इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। ये मैंने बोला था आप लोग करना, तो अब आज तो किसी ने किया नहीं, अगली बार आप इसको करके लेके आना, कि ए पॉलिनोमियल फॉर्म में पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक। और इसका ठीक है। कन्वर्जन का मेथड ये दे रखा है यहाँ पे, इसको देख लेना, ये दिख रहा है यहाँ पे अच्छा स्लाइड। कन्वर्जन का मेथड दे रखा है वो। ओके ओके बस ओके। सिंपल से कुछ नहीं करना, पावर लगाना है, एक्स के फॉर्म में लिखना, बस दैट्स इट। अगर आप इसको ये बना सकते हो, ये नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, तो इस नंबर को देख के ये भी तो लिख सकते हो ओनली। यस सर। इसका मतलब है कि जहां पावर है वहां 1 है, जहां कुछ नहीं है वहां 0 है। सिंपल सा मतलब है। बात समझ में आई? यस सिंपल सर। से इसको ट्राई करना आप लोग, जैसे ये 4 है, तो इसमें 4 पे 1 होगा, और लेकिन 3 नहीं है इसमें, ध्यान से देखो 3 नहीं है ना पावर में, यस सर। तो 3 का ये मतलब वो अगली बिट 0 हुई। और 2 पे ये x2, तो ये 1 हुआ। ठीक, फिर ये 2 के बाद 1 आता है ना, 1।
तो ये 1 हो गया आपका और ये 0 हो गया। 4 बिट आपका 5 बिट हो गई आपकी। क्लियर? 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 होता है। और ऐसे ही ये अब इसमें 0 होगा, उसके बाद ये किसी चीज की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो एक 0 यहाँ आपका आ गया, फिर ये 2 0 फिर एक 1 होगा, है ना? यानी 1 0 0 0 3 0 होंगे। तो इसको कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक? तो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर में, इस पे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो मल्टीप्लेक्सिंग पूछ लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग एक मीडियम है जिससे हम बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है? इसको ऐसे समझो, मान लो चैनल की कैपेसिटी मान लो 50K है, लेकिन सोर्स सिग्नल की कैपेसिटी मान लो केवल 5K है, तो 10K का जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं, दूसरे इनपुट सिग्नल को सेम चैनल पे डाइवर्ट करते हैं ताकि चैनल की बैंडविड्थ को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि उस टाइम वो आइडल रहेगा ना, इसलिए। तो ये है ना इफेक्टिव, ये इसके यूजेस है, कब और कितना कितना है इसका। ओके सर। क्लियर है? सिंपल सी बात है, यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो जितना रिसोर्स की लिमिट है उतना डेटा भी हम मैक्सिमम भेजें उस पे, ना कि अंडर यूटिलाइज रह जाए, ठीक है? अब बात आता है इसके टाइप्स की। तो टाइप ऑफ बैंडविड्थ का मतलब मल्टीप्लेक्सिंग की आपके टाइप की बात करें तो पेपर में का व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसके टाइप को बता दो। तो मल्टीप्लेक्सिंग आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन और वेवलेंथ, ये बेसिकली आपकी 3 है। फर्दर इसमें 2 और पार्ट्स हैं जो कि अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो आप उस पर नहीं फोकस करेंगे, आप केवल 3 पार्ट्स पर फोकस करेंगे। वो 3 पार्ट्स कौन से आपके? तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर टाइम है, और फिर वेव वाला तो अपना होता नहीं वेव ज्यादा, तो 2 ज्यादा यूज होते हैं, दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डिफाइन द टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग वेयर द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल फिजिकल मीडियम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर और इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स। अब क्या है कि मान लो F1 F2 F3 F4, हमने क्या किया, बहुत सारे एक ही चैनल पे फ्रीक्वेंसी को स्मॉलर उसमें डिवाइड करके हमने उसको एक ही सिग्नल पे सेंड करने की कोशिश की है। इसमें होता क्या है, अब ध्यान से देखना, द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ यूज होती है? तो रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। दूसरा इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, द एफडीएम भी ऑब्जर्व द लॉट ऑफ इंटरफेयर यानी इंटर चैनल क्रॉस टॉक, यानी आप जब बात कर रहे हैं, कई बार देखते हो मोबाइल पे किसी दूसरे की आवाज सुनाई दे देती है, तो इन मतलब क्रॉस टॉक हो जाती है समटाइम, यानी फ्रीक्वेंसी का अगर कहीं मैच हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी पे 2 सिग्नल एक ही उस पे मीडियम में जा रहे हैं, तो आपस में टकराएंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करना है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग is divided into frequency channel. So in order to prevent this intertalk, we use strip of the bandwidth and place between the channel. यानी आपको कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेना है कि 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में एक हम क्या कहते हैं, एक गार्ड बैंड हम यूज करते हैं 1K का। द नंबर ऑफ स्ट्रिप बिटवीन द ईच चैनल आर नोन एज गार्ड बैंड। तो अगर मान लो कि हर फ्रीक्वेंसी 3 बिट की है, 3 अब एक गार्ड बैंड है मान लो फ्रीक्वेंसी में, तो कितने होंगे, अगर n आप फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो तो उसमें गार्ड कितने लगेंगे, n-1 लगेंगे। क्लियर? तो उससे क्या होगा आपका, इस तरह से देखो, तो पहले फ्रीक्वेंसी 1 गई, इसके बीच में ये आपका एक गार्ड है, इसके बीच में एक गार्ड, ये 1K का होता है, यानी 1 2 3 4 मान लो अगर बोलते हैं 4, अब
फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं F1 F2 M2 से कम्युनिकेशन के लिए, तो कितने आपके गार्ड लगेंगे? 3 लगेंगे, यानी n-1 लगेंगे, है ना? क्लियर है? यस एक सर। कमी तो लगेगा। तो ये कंसेप्ट है गार्ड का। आपको गार्ड अगर आप नहीं सेपरेटर की तरह यूज करता है, दो फ्रीक्वेंसी को अलग करता है कि ताकि वो क्रॉस टॉक से हम बच सके। क्लियर? अब बात करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि हर उसको एक पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड करेंगे, वो अपने टाइम पे ही स्लॉट जाएगा। The time division multiplexing is where the TDM is instead of sharing the portion of bandwidth in the form of the channel in TDM, the time sharing each connection acquires a portion of time in link. And time मिल जाएगा. In the time division means all the signal operate with the same frequency at the different time. यानी सेम फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट टाइम स्लॉट में लेकिन वो वर्क करेंगे, है ना? तो उससे क्या होगा? अगेन टाइम का गैप रहेगा, तो अगेन क्या होगा? आपका क्रॉस टॉक नहीं होगी। इसके दो टाइप्स होते हैं बिल्कुल। देयर आर टू टाइप सर ऑफ ये वाला फिर से टाइम। समझा देना, टाइम इसमें क्या है डिवीजन कि होगा। हाँ, इसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, हर उस चैनल को एक पर्टिकुलर, हर डेटा को एक टाइम अपने डिफाइन कर दिया कि भाई इस टाइम स्लॉट पे ये जाएगा, अगले में दूसरा जाएगा, तीसरे में तीसरा। इसमें सेपरेटर की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आपका मान लो जैसे 1 है, 2 3 4, यानी ये पूरा सिग्नल, लेकिन इसका टाइम गैप अलग है। इसके बाद 2 गया, 3 गया, यानी आपको इसको क्या करना है? The time link in the time development, all the signal operate with the same frequency bandwidth, but at different time. सेम फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइम स्लॉट में भेजेंगे, टाइम डिवीजन के हिसाब से भेजेंगे उसको। ठीक है? मान मतलब लो 20 फ्रीक्वेंसी और 10 फ्रीक्वेंसी, 10 के 20 के बाद 10 भेजेंगे, फिर 20 भेजेंगे ताकि दोनों के बीच में गैप है। हाँ, मतलब टाइम का गैप रहे। मतलब मान लो एक दिन आपने 10 बजे भेजा, 10:10 पे अगली भेजी, ये वाला सिस्टम है ना? दस हाँ बज के हाँ। दो मिनट टाइम गैप मेंटेन करना है। हर फ्रीक्वेंसी को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर देते हैं कि आप अपना डेटा इस टाइम सेंड करेंगे। क्लियर? जब हर किसी को अपना टाइम स्लॉट मिला हुआ, तो कोलिजन कैसे होगा? होगा ही नहीं। ठीक है? ओके। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है, देयर आर टू टाइप, एक होता है सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वेयर द इनपुट फ्रेम, where the input frame already have the slot in the output frame. The time slot are grouped into the frame. जो टाइम का स्लॉट होगा वो किसके साथ? फ्रेम के साथ ही अटैच कर देंगे। और वन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ वन साइकिल ऑफ द टाइम स्लॉट। इन सिक्वेंस TDM is not efficient because if the input frame has no data sent, so slot remained empty in order to the frame. In this, we can be need to mention at the synchronous at the beginning of the each frame. तो इसमें ध्यान से देखो, इसने क्या किया? डेटा के साथ इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। जैसे टाइम स्लॉट ऐड कर दिया, मान लो 0 पे जा रहा है। ठीक है? ये आपका वो आपका एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी सिंक्रोनाइज के लिए। अब ये फ्रेम आपका क्या हो सकता है? खाली भी हो सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज है, यानी हर डेटा के साथ आपको ये करना ही करना है। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे? द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वे द इनपुट फ्रेम ऑलरेडी है में टाइम स्लॉट तो गिवन है, उसको 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा। ठीक है? उसके बाद टाइम स्लॉट आर ग्रुप इनटू फ्रेम, तो बिट ऑफ फ्रेम ग्रुप, फ्रेम का ग्रुप बना लेंगे उसको। एंड वन फ्रेम कंसिस्ट द वन साइकिल टाइम स्लॉट एंड सीक्वेंस टाइम इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज द इनपुट फ्रेम हैज नो डेटा सेंड। तो आपका क्या होगा? लॉस रिमेन, आपका स्लॉट रिमेन एम्प्टी, एम्प्टी चला आउट ऑफ आउटपुट फ्रेम। इन दिस वी रिमेन द पोर्शन इज सिंक्रोनस बिट बिगिनिंग ऑफ ईच फ्रेम, यानी बिगिनिंग में एक आपका सिंक्रोनस बिट भी लगाना पड़ेगा ताकि आपको सिंक्रोनाइज कर सको। तो ये इसमें क्या होता है, ये करते हैं हम एक से बिट है, हमने देखा V2 लगा दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट लगा दिया ताकि, लेकिन इसमें देखो ये एम्प्टी जा रहा है ना? ये एम्प्टी जा रहा है। इसमें देखो ये अपना फिल है, लेकिन यहाँ पे आपका, यहाँ पे एम्प्टी है, डेटा है, बिट है, लेकिन एम्प्टी फ्लेम जा रहा है, लेकिन ये अपने अपने स्लाइड ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है? अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की।
वेवलेंथ में एक्चुअली वेवलेंथ हम यूज नहीं करते। वेवलेंथ हम क्या ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं बेसिकली। Wavelength time division multiplexing is technology used to increase the capacity optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर में आपका ट्रांसमिशन कैसे होता है? वेव की फॉर्म में होता है, यानी लाइट की फॉर्म में होता है ना? बट अभी हम जब ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस फॉर्म में और किस तरह से होता है, लेकिन अभी आपको ये पता है ऑप्टिकल फाइबर। मल्टीपल ऑप्टिकल सिग्नल इज ट्रांसमिट ओवर द सिंगल ऑप्टिकल फाइबर और ईच फ्रेम डिफरेंट वेवलेंथ, ईच कैरी आउट द डिफरेंट वेवलेंथ and light and the stimulated the single composition into single optical fiber and transmission एंड द रिसीवर। मतलब एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में हम वेवलेंथ के हिसाब से, वेव आपकी छोटी और बड़ी हो सकती है ना, उस हिसाब से क्या हम उसमें ट्रांसमिशन का मीडियम डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरह से हम उसको सिग्नल को भेज रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, the receiver destination is used to telecommunication, आपके टेलीकम्युनिकेशन। तो वेव का क्या होता है, वेव आपको जानते हो इस तरह से ऐसे से सिग्नल ट्रेवल करती है। अगर दूसरी वेव हमने स्टार्ट किया उसका डायरेक्शन छोटा किया तो फिर अलग वेव में जाएगा। इससे क्या होगा, आपका मल्टीपल आप वेव्स एक सिंगल उससे भेज सकते हो ऑप्टिकल फाइबर से। क्लियर? अब बात करते हैं इसके एडवांटेज मल्टीप्लेक्सिंग के क्या है। क्या एडवांटेज हो सकते हैं? सबसे पहले कि इफेक्टिव यूज ऑफ बैंडविड्थ, दूसरा इंक्रीज द ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन और स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबल। तो इसमें इफेक्टिव यूज द बैंडविड्थ कैसे? यू कैन सेंड मोर डेटा इन वन सिग्नल ओवर द सिंगल चैनल। एक सिंगल मीडियम से आप ज्यादा से ज्यादा डेटा कर भेज सकते हैं और दैट कैन बी चैनल कैपेसिटी मोर एफिशिएंट, क्योंकि जनरली चैनल की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। और इंक्रीज द डेटा ट्रांसमिशन, इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल सिग्नल कैन सेंड द बूस्ट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन सेंड ओवर द नेटवर्क साइमल्टेनियसली एनहांस द ओवरऑल ट्रांसमिशन कैपेसिटी। क्लियर? स्केलेबिलिटी क्या है इसमें? मल्टीपल मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ द नेटवर्क टू इजी एक्सपेंड, ठीक है, एंड मोर स्ट्रीम डेटा विदाउट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसमें बिना चेंज किए हम क्या मल्टीप्लेक्सिंग यूज करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग आपके पास अवेलेबल है, तो यूज बेस ऑन यूज और नीड के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग आप यूज करना चाह रहे हैं। क्लियर? डिसएडवांटेज क्या है इसका? तो सिंक्रोनाइजेशन का इशू है इसमें एक तो, ensuring the multiple data remain in the proper synchronization channel in lead to potential to loss of लॉस और एरर में भी अगर जैसे क्रॉस टॉक वाला इशू था फ्रीक्वेंसी में, तो आपको वो चीज मैनेज करनी पड़ेगी, तो ये केस था। दूसरा लेटेंसी भी हो सकती है, कंबाइनिंग द मल्टीपल सिग्नल इनटू वन इंट्रोड्यूस द डिले दैट स्ट्रीम नीड टू बी प्रोड्यूस द सिंक्रोनाइजेशन एंड एट द रिसीवर एंड। अब इसके बाद आता है सिग्नल सिग्नल के बारे में। सिग्नल आपका क्या करेगा, डिग्रेड भी कर सकता है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस में। अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सिग्नल आपका डिग्रेड होता है, क्योंकि आपको पता है सिग्नल की भेजने का जो मीडियम होता है उसमें भी रेजिस्टेंट होता है कि भाई मैक्सिमम कितना देर तक वो डेटा कैरी कर सकता है, उसको रीजनरेट भी करना पड़ता है। जैसे एनालॉग सिग्नल है कि आपकी आवाज केवल इस घर के अंदर ही सुनाई देगी, उसके बाहर नहीं जाएगी, तो आपको उसको रीजनरेट करने के लिए एक रिपीटर या कोई चीज की डिवाइस की जरूरत होगी जो अगले अगले रूम तक पहुंचा सके उसको। तो ऐसे ही जब हम सिग्नल को भेजते हैं तो ये इसका क्या कहते हैं, डिग्रेड होता है, क्योंकि इसमें अनवांटेड सिग्नल भी आ सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एडिशनल मेजर ऑफ सिग्नल बूस्टर एंड रिपीटर। जैसे रिपीटर हम यूज करते हैं फॉर इंक्रीज द क्वालिटी। आपने देखे होंगे लेन में जगह जगह बॉक्सेस लगे होते हैं, वो क्या होता है, सिग्नल को रीजनरेट करते हैं और फिर उसी स्ट्रेंथ पे वो सिग्नल आगे ट्रेवल करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, allocating and managing a resource of multiple channel can be doing the planning and real time adjustment or avoid the congestion and assure the efficiency। तो congestion का भी इशू आ सकता है। तो बहुत फायदे भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जो उसको मैनेज करो तो सारे फायदे ही फायदे हैं। अब आता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज फ्रेमिंग? यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से तो पिछला तो बिल्कुल थ्योरिकल था, लेकिन अब यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। व्हाट इज फ्रेमिंग? एनीवन? कितने लोग लॉगिन है अभी? Can be divide the whole data into small chunks
where small chunks is to be sent into the form of frames. यस, मतलब And कि हाँ बिल्कुल। फ्रेमिंग क्या होता है? मैनेजेबल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, डेटा होता है जो, है ना? तो yes sir. हाँ, तो एक्चुअली फ्रेमिंग का कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि हमने एक सीआरसी पढ़ लिया था, लेकिन उसमें हमने क्या एरर को डिटेक्ट करना सीखा था, लेकिन और भी एरर डिटेक्शन के मेथड्स हैं। उससे पहले आपको ये पता चले तो एरर के टाइप क्या है, तो इस वजह से मैंने फ्रेमिंग को स्टार्ट किया। द फिजिकल लेयर डील विद द रॉ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ bits and give the service to the data link layer, and data link layer provide the service to the network layer। इसीलिए मैंने कहा था ओएसआई मॉडल को आप लोग अच्छे से सबकी फंक्शनैलिटी अगली क्लास में ओएसआई मॉडल की सारी फंक्शनैलिटी सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, किसमें क्या होता है इसमें, तो उससे क्या क्या आपको जब इंटायर नेटवर्क आप पढ़ेंगे तो उसमें अंडरस्टैंडिंग का फायदा होगा आपको। जैसे नेटवर्क लेयर की फंक्शन बोलूं, सिंपली आपको दिख रहा होगा क्या है, पैकेट जनरेट करता है। डेटा लिंक लेयर क्या जनरेट करती है, क्या फंक्शन है, मेकिंग द फ्रेम्स, है ना? और Making the फिजिकल लेयर frames. क्या करती है, रॉ बिट यानी बिट को ट्रांसमिशन करती है। देखो ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं कि क्या कौन सा करता है, उससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्लियर? अब Yes बात sir. करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें हमें सीखना क्या है। तो बच्चे जैसे कि देखो, एक रॉ डेटा है अपना, द रॉ डेटा कमिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर इज कन्वर्ट इनटू फ्रेम एंड फॉरवर्डिंग इनटू नेटवर्क लेयर। ठीक, ये आप करोगे, जनरली यही होता है, या ऊपर एप्लीकेशन लेयर से आएगा तो क्या कैसे जाएगा, उल्टा जाएगा। ये अभी नीचे से आ रहा है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन है ना। ये ध्यान से देखो, अगर ऊपर से आ रहा है तो क्या होगा, फ्रेम को बिट में कन्वर्ट कर देगा, अगर नीचे से आया तो बिट को डेटा में कन्वर्ट कर देगा और फिर पैकेट बना देगा, है ना? तो ये दोनों साइड से वर्किंग होती है, दोनों सेंडर और रिसीवर साइड पे। अब बात करते हैं इसमें क्या जाननी है कि हमें एश्योर क्या है, डेटा लिंक लेयर करता क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो डेटा लिंक लेयर की मेन फंक्शनैलिटी है एरर को करेक्ट करना और उसको डिटेक्ट करना और फ्रेम को जनरेट करना। क्लियर? तो अभी डेटा लिंक लेयर की तीन चीजें मैंने बता दी, एरर करेक्शन, डिटेक्शन एंड मेकिंग द फ्रेम्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? Yes sir. Data link का आपने बताया कि error detection करेक्शन और उसको करेक्ट भी मेक करता है. और जनरेट द फ्रेम, है ना? Okay sir. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर वो फ्रेम को भेज रहा कहीं तो उसको फ्रेम सही होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, वो सारी चीजें डिसाइड करेगा। वेरियस एल्गोरिथम, वेरियस मेथड यूज। तो डेटा लिंक लेयर सबसे इंपॉर्टेंट, ओएसआई की जितनी भी लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर ही करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि करेगा क्या। तो दिस इज डन और इंश्योर दैट द ट्रांसमिशन डेटा एरर फ्री। ये क्या करेगा भाई, जो ट्रांसमिशन डेटा जो जा रहा है आपका वो एरर फ्री रहे। यस या नो, बोलो यस या नो, एरर फ्री रहना चाहिए ना। Yes sir. और उसके बाद अगर ये एरर फ्री है तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन इज डन बाय द डेटा लिंक लेयर। इसका मतलब तो यही हो गया, है ना? अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं ये करूंगा तो वो इसका मतलब वो काम करेगा। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन का वर्क कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। फ्रेम जनरेट का वर्क कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। क्लियर? Yes sir. अब आते हैं कि वी डिस्कस द फॉलोइंग सेक्शन, और इसमें आप क्या डिस्कस करें, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम होता क्या है, हमने तो बोल दिया ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कैसा दिखता है वो फ्रेम। तो कन्वर्टिंग द बिट इनटू फ्रेम इज टेडियस प्रोसेस। एक बिट को फ्रेम बनाना एक टेडियस प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, तो बिगिनिंग और एंड ऑफ ईच फ्रेम शुड बी एक्सपेक्टेड मार्क। भाई हर फ्रेम के बाद कोई डेटा है तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये डेटा कंप्यूटर को तो बस ब्रेन है, कौन सी इंफॉर्मेशन कब शुरू हो रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन कब खत्म हो रही है, कब अगला डेटा आ रहा है, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उसको। तो ये Yes sir. होगा कैसे, ये उसको उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा करते हैं, द फ्रेम वे टू, हम इसको करेंगे द इजिएस्ट वे टू डू इंसर्ट द टाइम गैप बिटवीन द फ्रेम। अगर टाइम गैप हम डाल दें फ्रेम के बीच में तो क्या होगा, ये क्लियर पता चल जाएगा पहला फ्रेम यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा उसके बाद शुरू हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है क्या करें हम लोग, तो उन्होंने बोला भाई
एक तो फ्लैग होगा, फ्लैग क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है जो कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग को बताएगा। उसके बाद कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है कि भाई डेटा किसके लिए क्या है, और एक्चुअल डेटा होगा। तो ये आपका फ्रेम का फॉर्मेट है, किसके उसमें फ्लैग इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, डेटा वैल्यू और कंट्रोल इंफॉर्मेशन उसके, और उसके बाद फिर एलिमेंट फ्लैग रहेगा। ठीक। और टारगेट क्या है, हम टारगेट ये एश्योर करना चाह रहे हैं कि जो डेटा अगर हमने फ्रेम जो सेंड किया है वो एरर फ्री है, और एश्योर कर रहे हैं कि ये रिसीवर को मिले, है ना। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हमें उसमें फ्रेम के साथ अटैच करनी होगी। क्लियर। अब आता है कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया, तो अब करना है क्या, बट इन द डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक द काउंट ऑफ टाइमिंग। तो भाई काउंट टाइमिंग का कैसे काउंटिंग करोगे, कौन कब आ रहा है। तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक द काउंट ऑफ टाइमिंग टू मेक स्टार्ट और एंड टाइम इन ईच फ्रेम। यानी हर फ्रेम का स्टार्टिंग एंड पॉइंट लिखोगे। सो ओवरकम द सेम विल बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से मेथड है। करेक्ट काउंट, करेक्ट पैटर्न। हेलो, एनीबॉडी इन द क्लास। यस सर। तो आपने जब फ्रेम को हमने डिसाइड किया यहाँ से वहां सेंड करना है, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फ्रेम कब स्टार्ट हो रहा है कब फिनिश हो रहा है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड था हमारे पास। तो सो वी ओवरकम दिस सेम वी डिस्कस द फॉलोइंग मेथड। तो पहला है कैरेक्टर काउंट, दूसरा है कैरेक्टर पैटर्न, फिर बिट पैटर्न। ये एक्चुअली जब फ्रेमिंग करते हैं ना, तो फ्रेम बनाने के मेथड्स हैं, उससे जाके हम उसकी एश्योर कर सके फ्रेम का साइज क्या है और कब कौन स्टार्ट हो रहा है कब कौन एंड हो रहा है। क्लियर, इज इट क्लियर। यस सर। अब बात करते हैं कैरेक्टर काउंट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो कैरेक्टर काउंट, द फर्स्ट फ्रेम मेथड इज कैरेक्टर काउंट एंड यूजर यूज अ हेडर फील्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द फ्रेम। यानी फ्रेम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं ये हम हेडर फील्ड में अगर अटैच कर दें तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि भाई इतना आपका कैरेक्टर आ रहा है। तो डेटा क्लियर एट द डेस्टिनेशन चेक, और डेस्टिनेशन पे जब पहुंचेगा तो डेटा लिंक क्लियर चेक हेडर फील्ड और नो द साइज ऑफ फ्रेम। तो हैंस द द एंड ऑफ द फ्रेम, और वो समझ जाएगा कि फ्रेम का एंड हो चुका है। ठीक। अब इसके लिए वो करेगा क्या, द प्रोसेस शोइंग द फिगर 3। अब मान लो 4 फ्रेम्स हैं आपके पास, तो साइज आपका 4, 5, 6 और 9 है। अब जरा देखते हैं कैसे। अब ध्यान से देखो डायग्राम पे कि आपको फ्रेम आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेम 1 कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 4 है आपका, क्योंकि हम कैरेक्टर काउंट वाली मेथड पे वर्क कर रहे हैं। तो 4 स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ध्यान से देखो 4, यानी 1, 2, 3, 4, यानी 3 पे आपका पहला फ्रेम फिनिश हो गया, फ्रेम 1। फिर उसके बाद फ्रेम 2 कैरेक्टर काउंट कितना है 5, 5 का मतलब 4, 5, 6, 7, यहाँ तक 5 पूरा हो गया। ठीक। फिर इसका कैरेक्टर काउंट 5, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2 पे, यानी फ्रेम 3 आपका 2 पे एंड हो गया। उसके बाद है 9, 9 कैरेक्टर काउंट का मतलब है 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9। तो ये बहुत ही इजी मेथड हो जाएगा किसके लिए, डेस्टिनेशन पे रिसीव करने के बाद फ्रेम को, फिर फ्रेम उसको पता चल गया स्टार्टिंग और एंडिंग। अब बात करते हैं हाउ वेयर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है इसमें। इसमें प्रॉब्लम ये है बच्चे, अगर मान लो डूरिंग द ट्रांसमिशन सम अनवांटेड सिग्नल, सम अनवांटेड एरर्स, अगर 4 कन्वर्ट हो जाए 5 में, 5 कन्वर्ट हो जाए 9 में, इट मे बी चांस कैरेक्टर आपका एरर आ सकता है। उस केस में पूरा फ्रेम का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अगेन डेस्टिनेशन को ये नहीं पता चलेगा फ्रेम कौन सा फ्रेम कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है। तो अगेन इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक। तो देखो जैसे इसमें लिखा भी मैंने, हाउएवर प्रॉब्लम में राइज ड्यू टू चेंज इन द कैरेक्टर काउंट डूरिंग द ट्रांसमिशन। ये होना बहुत ही कॉमन चीज है।
फॉर मीन्स एग्जाम्पल, अगर सर हेडर में अगर नॉइजी डेटा ऐड हो गया तो हाँ तो मतलब जो बाइनरी डेटा है उससे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और करेक्टर काउंट बदल जाएगा। हाँ, तो उससे क्या होगा कि फ्रेम का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा ना, बात समझ में आई? तो फ्रेम ही नहीं पता यस सर। चलेगा ना। अगर 4 की जगह 5 हो गया ट्रांसमिशन में, तो आपके तो डेस्टिनेशन क्या समझेगा कि कहाँ तक डेटा है, मान लो 1 2 3 5, तो अगले फ्रेम का जो कैरेक्टर है उसको भी डेटा में काउंट कर लेगा, है ना? यस सर। तो ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं? तो डेस्टिनेशन बीन रिसीव्ड आउट ऑफ सिंक्रोनाइज, और इससे क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का इशू क्रिएट हो जाएगा। Hence, it will not be able to identify the start of the next frame। इससे क्या अगला फ्रेम कहां से स्टार्ट हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस एग्जांपल इज शो इन फिगर 4 इवन आफ्टर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन सोर्स टू रीट्रांसमिट। उसके बाद क्या करेगा, डेस्टिनेशन कहेगा भाई ऐसा है कि डेटा आपका ट्रांसमिशन टाइम करेक्ट हो चुका है, आप उस फ्रेम को रीसेंड करो। तो रीसेंड करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे पिगी बैक की है, रीट्रांसमिशन मेथड है, ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके रीसेंडिंग के, वो हम बाद में सीखें। लेकिन अभी ये समझो कि डेटा आउट ऑफ फ्रेम अगर रिसीव होता है तो आपको क्या डेस्टिनेशन क्या करेगा कि भाई उसको रिक्वेस्ट भेज देगा कि आप डेटा को रीसेंड करो। आप तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा हो गया। आपको तो यही तो जानना था कि अगर डेटा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है तो सामने वाले को पता चल जाए, है ना? एरर है तो वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा तो हम दोबारा से सेंड कर देंगे डेटा। क्लियर? सो नाउ it does not solve the problem because the decision does not know from whether the start to retransmission। फिर अगेन से देखो अगले में भाई रीट्रांसमिशन भी आएगा, फिर उसको प्रॉब्लम तो आएगी कौन सा, या तो पूरा डेटा सारा भेजो, तो ये इश्यूज रहेगा। तो एक मेथड ये था फ्रेमिंग का। तब ध्यान से देखो इसमें क्या दिक्कत हुई है, डायग्राम को ध्यान से देखो आप। जितने भी बच्चे लॉग इन प्लीज देखो। यस सर। 4 था तो इसने क्या 6 में हो गया। अब फ्रेम का साइज कहाँ तक हो गया, देखो यहाँ फ्रेम 1 1 वो 2 तक मिल गया। 3 4 5 6, 5 के बाद 4 यहाँ तक आ गया। अब अगला फ्रेम का वो तो गड़बड़ हो गया, अगला फ्रेम अब अगला 5, तो ये तो पूरा सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें एरर आ गया, डेटा रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर। और ये प्रॉब्लम किसके अंदर, दिस इज अ प्रॉब्लम इन कैरेक्टर काउंट। कैरेक्टर काउंट के अंदर ये प्रॉब्लम था। तो लेकिन जो हमने सीआरसी पढ़ा था उसमें ये प्रॉब्लम नहीं था, वो भी बता रहा था कि आपका रिसीव हुआ राइट और रॉन्ग, है ना? अब आता है कि एक होता है कैरेक्टर पैटर्न। तो अगला मेथड है करेक्ट। क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। द सेकंड फ्रेमिंग मेथड इज कैरेक्टर स्टेपिंग। इसमें कहते हैं कैरेक्टर स्टेपिंग करेंगे हम लोग। तो सॉल्व द प्रॉब्लम आउट ऑफ सिंक्रोनाइज। हमने जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम अभी आपने पहले देखा उसको हम इसमें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टफिंग का कंसेप्ट यूज करके, है ना? इसमें क्या था कि भाई अगर ये चेंज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ये वाला, तो पूरा फ्रेम का सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो जाएगा। कैरेक्टर पैटिंग उसका एडवांस वर्जन था। इसमें हमने किया कि हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव करें। तो इन्होंने हमने बताया कि ईच फ्रेम स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर, है ना? और स्पेशल कैरेक्टर आपका आस्की कैरेक्टर सीक्वेंस हो सकता है। अब देखो इन्होंने इसमें किया क्या, द फ्रेम आफ्टर एडिंग द स्टार सीक्वेंस, ईच सीक्वेंस इज शो इन फिगर। तो बिगिनिंग विथ फ्रेम विथ DLEST और एंड विथ DLEEST, इन्होंने दो स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिए। और इसमें क्या करना है, DLE क्या होता है, स्टैंड फॉर डेटा लिंक स्केल। अब मान लो ये ST क्या है, स्टैंड फॉर स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, और ये क्या है, एंड फॉर द टेक्स्ट। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने स्टार्ट और एंड अपना फिक्स कर दिए। ध्यान से डायग्राम देखो। अब यहाँ पे आएगा एक्चुअल डेटा, है ना, कैरेक्टर काउंट में। अब एक्चुअल डेटा यहाँ पे आएगा आपका, यस या नो? क्लियर? यस सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब ये थोड़ा हम समझ लेते हैं कि
इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा, इफ DLE अकर इन द मिडल ऑफ द डेटा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है जो इस कैरेक्टर सीक्वेंस आप बना रहे हो वो एक्चुअल में हो सकता है लाखों में या करोड़ों में आपका डेटा जा रहा है, जब कि एक वैसा ही कैरेक्टर सीक्वेंस उस डेटा में भी हो, तो क्या करोगे आप, फिर अगेन प्रॉब्लम। तो इसका आंसर निकालने के लिए इसका आंसर दिया गया, तो विद द डेटा डूइंग द फ्रेमिंग देन इंसर्ट ASCII DAEL, यानी कैरेक्टर जस्ट बिफोर द DEL, मतलब एक आपको एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड ऑन करना है DL से, कैरेक्टर से इन द डेटा। द रिसीवर क्या करेगा, अभी मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा। रिसीवर इंटरप्ट द फर्स्ट जो DEL है, वो इसके इंडिकेट द नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी कंट्रोल कैरेक्टर, तो अगला जो कैरेक्टर जो आएगा वो उसको क्या समझेगा, कंट्रोल कैरेक्टर समझेगा। इफ DL अपेयर इन सक्सेसिव, दो बार आता है रिसीवर, तो फर्स्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा एंड सेकंड भी रिगार्ड द डेटा। क्लियर। तो दस फ्रेमिंग, मान लो ये DLE स्टेट एंड डेस्टिनेशन वेयर द DL इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस। अब ध्यान से देखो कैसे, अब ये डायग्राम ध्यान से देखो। अब दिस इज ए डायग्राम, इस डायग्राम में जैसा कि बताया जा रहा है आपको, DLE और उसके बाद ST आपका एक्सेल, सर STX और X टेक्स्ट है। हाँ, तो ये आपका स्टार्टिंग बिट हो गया। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। ठीक, ये आपका भी डेटा हो गया, ये भी डेटा, लेकिन बीच में देखो एक सेम ऐसा DLE आ गया, मतलब कोई ऐसा सेम डेटा आ गया, तो क्या करेंगे हम उसको, कैसे, तो हमें ये बिफोर स्टेपिंग, ये स्टेपिंग से पहले डेटा है। अब उसके बाद हमने क्या किया, स्टफिंग कर दिया, तो हमने क्या, एक DL एक्चुअल DL के साथ और ऐड कर दिया। क्लियर। अब आफ्टर स्टेपिंग क्या होगा, पूरा डेटा फर्स्ट वाले को क्या समझेगा, ये मिस प्रिंटिंग है, फर्स्ट वाले को डिस्कार्ड कर देगा, बाकी को HT को ले लेगा। इससे उसे पता चल जाएगा कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। ये जनरली मतलब पेपर दो में ये बार वाला, DL ही डाल देगा। हाँ, नहीं पहले में एक DL एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, मान लो सेम DL आ गया, तो पहले को तो समझ जाएगा कि फ्लैग है, कंट्रोल सिग्नल है, इसको हमें डिस्कार्ड करना, दूसरा वाला डेटा है। क्लियर। और ये नीचे मिस प्रिंटिंग है, नीचे वाला मिस प्रिंटिंग है, ये हट जाएगा, ये आफ्टर स्टफिंग। ठीक है, बुक में मिस प्रिंटिंग हो रखी है। ओके। सर मीन्स जो सबसे पहला वाला था, जो सबसे पहला फ्रेम है, हम्म, मतलब सॉरी, जो सबसे पहला वाला ऊपर वाली वो है, हम्म, लाइन है बॉक्सेस की, हम्म, उसमें DLE स्टार्टिंग में भी है और एंडिंग में भी एक एक बार है, तो उसमें तो एंडिंग में तो दो बार नहीं लगाया, और स्टार्टिंग में हम्म, भी, हम्म। वो भी तो डेटा है। नहीं नहीं, आप समझे, ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी, यहाँ ध्यान से देखो, जितने भी आपका फ्रेम स्टार्ट होगा इससे है। ये आपका स्टार्ट के लिए, ये आपका एंड है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रेम में बीच में भी कोई ऐसा लाखों में या करोड़ों में एक डेटा ऐसा आ जाए जो DL, जो इस कैरेक्टर जो पैटर्न DL का वैसे मिलता हुआ पैटर्न आ जाए, तब तो फिर अगेन वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कौन सा डेटा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। क्लियर। यस सर। तो उसके लिए हमने बोला कैरेक्टर स्टफिंग। तो कैरेक्टर स्टफिंग का मतलब होता है कि सेम वैसा सीक्वेंस हम उसमें ऐड कर देंगे बाय डिफॉल्ट, एल्गो ऐसी बनाएंगे। तो उसमें क्या किया देखो, इसमें मान लो ये एक्चुअल डेटा था बिफोर द सेंडिंग, ये वाला ऊपर वाला, लेकिन आप हाँ ध्यान से देखो कि DL स्टेट या रेड, तो एक ऐसा डेटा इसके अंदर ऑलरेडी है जो कि इस फ्लैग से मैच हो रहा है, कैरेक्टर से, है ना, स्टार्टिंग में। यस या नो। यस सर। यस सर। क्लियर है। अब यस सर। इसको डील कैसे करेंगे, तो इसको डील हमें स्टफिंग करनी पड़ेगी। बिफोर स्टफिंग, स्टफिंग करने का हमने क्या बोला कि एल्गो को हम भी सेम एक डेटा डेटा एक्चुअल डेटा के साथ ऐड कर दो, एल्गो में डिफाइन हो गई। अब जब इसको सेंडर के पास पहुंचेगा तो पहले वाले को क्या करेगा, वो डिस्कार्ड करेगा, दूसरे वाले को डेटा ले लेगा। क्लियर। क्लियर है ना। ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको इस पेंट, मैं पेंट पे बता देता हूँ, रुको, ये मिस प्रिंटिंग बताऊं क्या अलग से, क्या आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, आगे समझ में। सर मैं ये कह रहा था, हम्म, हाँ तो ये तो आ गया समझ में। वो सर मिस इसमें प्रिंटिंग आ गई आपकी, पैराग्राफ में, मिस प्रिंटिंग आ गई क्या ये,
ये नहीं रहेगा, हाँ वो आ गया, वो नहीं ये रहेगा। गलती से, हाँ, ओरिजिनल डेटा वापस मिल जाएगा इसको ना। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जो स्काई करेक्टर है वो भी लिखा हुआ था पैराग्राफ में कि ऐड होगा। हाँ, स्काई कैरेक्टर ही तो होता है बेटा। स्काई कैरेक्टर मतलब होता है कि, मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर स्काई ही तो होते हैं। ओके ओके। उसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल बिट में, स्काई में वैल्यू होती है ना, तो वही तो है। ठीक है, मतलब अब यही हो गया इसके मेरा बाद आता कहने है, का। हाँ वही हुआ। अब देखो एग्जाम में कौन सा आता है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, तो वो अगर आपने, वो तो मेथड्स में आप लिख लेना कौन कौन से मेथड एग्जाम के लिए आपका आता है ये। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन दिस मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो इसमें क्या है, दिस मेथड इज सिमिलर टू द वन डिस्कस अबव। ये आपकी सारी बुक्स में लिखा है, मैंने वहीं से पीपीटी ली है। एक्सेप्ट द मेथड ऑफ बिट स्टेपिंग, उसमें हम क्या कर रहे थे बच्चे, कैरेक्टर स्टेपिंग। इसमें क्या करेंगे हम, बिट स्टेपिंग। तो इसमें भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। बीट स्टेपिंग अलाउ द इंसर्ट द बीट, ये क्या है, एक बीट को इंसर्ट करेगा ऑफ इंटायर करेक्टर 8 बिट, यानी 8 बिट लगातार आता है, एक करेक्टर 8 बिट। बिट पैटर्न फ्रेमिंग यूज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बिट इज कॉल्ड फ्रेम फ्लैग। फॉर द फ्रेमिंग द फ्लैग इज सेट ऑफ स्टार्ट और एंड फ्रेम। तो मान लो यूज ऑफ बिट स्ट्रीम कीप द सीक्वेंस ऑफ डेटा इन सेम ऑर्डर। अब मान लो फ्लैग के उन्होंने बिट का में ये वैल्यू डिफाइन कर दी। क्या वैल्यू डिफाइन है फ्लैग के, एक तो बिगिनिंग और एंड, 0 1 1 1 1 0। क्लियर, ये हर डेटा के साथ आपको भेजना है। अब इसमें एक उन्होंने एक चीज और लगाई, अगर आप इसको भेजोगे, ठीक, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा सेम कैरेक्टर आपके एक्चुअल डेटा में आ जाए, हो सकता है ना। यस सर। तो यस उसको सर। हैंडल कैसे करेंगे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, इसको हमें हैंडल करने का एक फॉर्मूला दे दिया इन्होंने। इन दिस केस ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक इंसर्ट 0 आफ्टर 5 कंसेक्यूटिव 1। अगर डेटा में लगातार 5 1 आ रहा है, तो उसके बाद एक 0 इंसर्ट कर देना है। और ये रिसीवर एंड को पता है पहले से एल्गो में। तो दिस इज कॉल्ड बिट स्टफिंग। जब आप 0 ऐड ऑन कर देते हो 5 1 का, इसको होता है बिट स्टफिंग, यानी सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर दी। और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर डिस्कार्ड दिस स्टफिंग 0। जब उसको 5 लगातार 1 मिलेगा, जो उसके बाद 0 मिलेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा एज सुन एज काउंट द 5 कंसेक्यूटिव 1। In receiver, data show with the help of examining the describe the figure। अब ये ध्यान से देखो, मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा क्योंकि वैसे पता नहीं चलता, तो मैंने पेंट में पहले ही हाईलाइट कर लिया था। देखो ये एक डेटा है, ये वाला ध्यान से देखना, ये पेपर में आएगा आपके, ऐसा कुछ ये डेटा आपको सेंड करना है। क्लियर, तो ओरिजिनल डेटा आपको सेंड, तो आपको इसके साथ स्टार्ट इन्फॉर्मेशन और एंड, तो ये आपने स्टार्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी। फ्लैग लगाओगे ना दोनों साइड, देखो ध्यान से, यस सर, एंडिंग और स्टार्टिंग में। दोनों साइड हमने स्टार्ट और एंड फ्लैग लगा। लेकिन अब डेटा में ध्यान से देखो, कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 के बाद देखो इसे यहाँ एक 0 इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। क्लियर, जो कि यस एक्चुअल सर। डेटा में नहीं था, है ना। जैसे नो, यस सर। उसके बाद अगेन देखो 1 2 3 4 एंड 5। 5 के बाद देखो एक 0 इन्होंने फिर से इंसर्ट कर दिया। यहाँ तो 2 0 थे, यहाँ 3 0 कैसे हुए, ध्यान से देखो। माउस में पिंक कर रहा हूँ माउस से ना, दिख रहा है, यस यहाँ सर। यहाँ। फिर 5 के बाद इन्होंने एल्गोरिथम के हिसाब से 0 लगा दिया, बाकी इधर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव 1 आया नहीं। इसी को कहते हैं बिट पैटर्न, यानी बिट स्टफिंग। दो पैटर्न, सेम पैटर्न उसका भी था, करेक्टर वाला भी। तो वहां क्या, हम पूरा करेक्टर ही ऐड कर रहे थे, है ना। अब यहाँ लेकिन हम बिट के लेवल पे काम, हमें एक बिट ऐड ऑन कर दिया। अब ध्यान से देखो, जब ये सेंड होगा, जब ये डेटा सेंड होगा, डेटा ऐड आफ्टर द फ्लैग स्टफिंग। तो बी वाले में क्या था, ये जो है आपका, ये आपका डेटा बिट स्टेपिंग के बाद ऐड कर दिया। अब ये डेटा सेंड होगा। क्लियर, जब रिसीवर को मिलेगा, ये सी वाला पार्ट देखो, बी हमने कंप्लीट कर लिया, डेटा आफ्टर द एडिंग द फ्लैग एंड स्टफिंग। ये बात क्लियर होगी।
सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो सर मैं ये पूछो। कह रहा हूँ कि मतलब अगर बहुत सारे मतलब 5 बारी कॉन्जिक्यूटिव वन तो समझ में आ गए, अगर मतलब 6 कॉन्जिक्यूटिव जीरो लगे होंगे तो उस केस में क्या करेंगे? तो बेटा एक 5 के बाद 0 लगाना नहीं, ध्यान से ये वाला डेटा देखो ना, इस डेटा में कितने वन है, जरा गिनना ही लगातार। सर 10 वन। मैं वन की बात नहीं कर रहा, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की बात कर रहा हूँ। जीरो की, तो जीरो की, तो हाँ जी। जीरो का तो कोई, जीरो को तो डिसाइड ही नहीं करना ना हमने, केवल इसने एल्गोरिथम डिफाइन किया वन के लिए, जीरो की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी ना तो हो कुछ सकता कमी है तो है जिसमें ही ना। बहुत सारे जीरो। हाँ, तो जीरो की बात ही नहीं कर रहा, फिर आप वन लगाओगे तो फिर अगेन सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसको कैसे पता चलेगा कब जीरो लगाया कब आप वन लगाए, हम्म। है ना। लेकिन आप ठीक। लगाना चाहो तो अपने एंसेस्ट्री एल्गोरिथम लगा देते हो, पर ये बात नहीं बोलता, इसने अपनी बात बोली कि हम कुछ हद तक इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक, एज पर बिट स्टेपिंग मेथड। आप चाहो तो पांच पांच कंडीशन के बाद जीरो लगा दोगे, है ना, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि इसके रिसीवर एंड पे। अब देखो जो फाइनल डेटा मिलेगा, ध्यान से देखो, तो एक्चुअल उसने क्या किया, जो जहां जहां जीरो आ रहा था उसको उसने डिस्कार्ड कर दिया। ध्यान से देखो, पहले तो फ्लैग डिस्कार्ड हुआ दोनों, उसके बाद जो बीच में इसमें जीरो थे वो डिस्कार्ड हो गए। यस है नो। यस सर। ठीक, अब जीरो लगेगा नहीं लगेगा एल्गोरिथम के हिसाब से, तो जो डिफाइन है उसमें नहीं लगा सकते हम। जीरो लगाओगे 5 कंज्यूटिव की बात है, जीरो लगाओगे तो जीरो से जीरो क्या समझेगा बताओ, 6 जीरो जीरो से आ गया, जीरो। अपने एक और जीरो लगा दे तो उस रिसीवर को थोड़ी पता चलेगा, नहीं यस चलेगा ना। सर वही कह रहा हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम है ना, तो हर जो मेथड ये इनिशियल फेज में जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे ना, तो ये मेथड्स आना शुरू हुए थे, हम ये कर सकते हैं और भी, इसके बाद अभी और भी तरीके हैं, उसके डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो ये सर ओके है। असली रियल टाइम में यूज कौन सा होता है अभी? यही तीनों में बिल्कुल से नहीं कोई होता है, और? होता है, सब यूज सर होता वो है। तो ऑब्वियसली होता होगा, बट कौन सा होता है ये पूछ रहा था। नहीं, ज्यादातर तो देखो बिट वाला यूज करते हैं, बिट में क्या कंप्यूटर थोड़ा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा। बिट, हमारा कंप्यूटर जितना चीजें भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिफाइंड है, 01 0 1 0। अब ये कौन यूज कौन सा ज्यादा करेगा, ये तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, या कम्युनिकेशन जो चैनल बना रहे हैं उनके डिपेंड करता है, उनकी पॉलिसी क्या है। टाइम ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी कंप्यूटर की अगर बिट्स में करेंगे तो कन्वर्ट करने में जो टाइम जाता है वो हट जाएगा। हाँ कन्वर्जन कम आएगा इसमें। अब बात करते हैं, एक और देख लेते हैं, ये अब आता है बेसिक एरर डिटेक्शन टेक्निक। अभी तो आपने तो वो देख ही लिया कैसे कैसे हम बीच में एरर फ्रेम का देखें। अब एरर को किस किस पैरामीटर पे आप डिटेक्ट कर, आप मान लिया कि जीरो गया, एरर आ गया, तो एल्गोरिथम को पता तो चली जाएगा ना एरर आ गया, ठीक। मान लो इसमें ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है ना, तो उसको ये पता तो चल जाएगा ना रिसीवर को, एरर है डेटा के अंदर, है ना। यस या नो, बताओ, यस सर। क्या लगता है आपको, उसको पता चल जाएगा एरर, एरर तो पता चल ही जाएगा ना, कि भाई अगर ये ऐसा यस नहीं, सर। अब ऐसा ही डेटा आ रहा है तो मान लेगा करेक्ट है, नहीं आ रहा तो मान लेगा कि एरर है। अब बात करते हैं कि तो बेसिक एरर के, बेसिक ऑफ एरर, तो कब कब कितना कितने बिट का एरर डिटेक्ट किया जा सकता है और कैसे, है ना। तो अब ध्यान से देखते हैं इसमें, द नेटवर्क शुड इंश्योर द कंप्लीट एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड, बट मेनी टाइम डेटा गेट करप्टेड डूइंग द ट्रांसमिशन। ठीक, ट्रांसमिशन टाइम बहुत सारा डेटा करप्ट हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा, है ना, कि भाई 0 1 बन सकता है या कैरेक्टर में चेंज हो सकता है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपका एरर आएगा। अब एज ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस ब्लॉक, मेनी फैक्टर इन कैप्चर इन द अल्टर द डेटा। अभी हम डेटा अगली क्लास में पूछेंगे, डेटा के एरर कौन कौन से, ट्रांसमिशन एरर कौन कौन से हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लीड टू एरर, a reliable system should have method to detect or correct the error. First we discuss what error should be, then and later we discuss तो एरर डिटेक्शन। तो एरर कैसे आता है, तो टाइप ऑफ एरर देख लेते हैं।
तो several type of error occur during the transmission over the network. पहला है 1 bit error, दूसरा है burst error, तीसरा है loss frame। तो ये सारे एरर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। अब 1 बिट एरर का क्या मतलब है? ध्यान से आप अगर इसमें देखें कि आपने डेटा सेंड किया और केवल एक ही बिट का ट्रांसमिशन पे चेंज हुआ, है ना? The 1 bit error in the signal bit mean that only 1 bit is changed in the data transmission during the transmission from source to destination, either 0। क्या होगा? हमने या तो 0 1 हो जाएगा या 1 0 हो जाएगा। एक ही बिट हो सकता है एट अ टाइम। 1 बिट एरर की बात करें, बर्स्ट एरर में तो एक से ज्यादा आ सकता है, लेकिन अगर 1 बिट एरर की बात करें तो एक ही बिट को अलाउ कि वो चेंज होगा। ध्यान से देखो आप। यस सर। ठीक है, तो सेंडर ने ये डेटा भेजा था रिसीवर को, लेकिन इस 0 की जगह 1 मिल गया, तो 1 बिट एरर आ गया। तो this error will not appear generally in case of serial transmission, but might be appear in the parallel transmission। serial transmission में तो ऐसे एरर को डिटेक्ट मतलब डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन पैरेलल में इजीली ये डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि सबकी सेपरेट सेपरेट लाइन है। यस है नो? तो जैसे ही यस आपने सर। 0 भेजा वहां 1, आपने 0 भेजा दूसरी वाले पे 1 इसी आपको पता चल गया क्या एरर आया है। ठीक है, अब आते हैं बर्स्ट एरर। तो बर्स्ट एरर की डेफिनेशन क्या है अपनी? द बर्स्ट एरर मीन दैट 2 or more bits of data are altered during the transmission from source to destination node। ठीक, क्लियर? बट इट नॉट नेसेसरी दैट एरर विल अपेयर इन कॉन्जुगेटिव बिट। कॉन्जुगेटिव बिट में जरूरी नहीं है, मतलब सीरियल में तो जरूरी नहीं ना, एक के बाद दूसरे उसमें। बट बस एरर इज फर्स्ट करप्टेड बिट इज लास्ट करेक्टेड बिट इन शोन फिगर। मान लो इसमें मान लो क्या है अपना, अब देखो इसमें बस साइज ये है, सेंड किया, लेकिन देखो यहाँ 1 था, ये 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 0 1 हो गया। मतलब 2 या 2 से ज्यादा एरर जब आ रहे हैं उसको आप रखोगे किस कैटेगरी में? बस कैटेगरी में। At the end bit bus error is string bit inverted during the transmission, the error will be hardly occur in the case of parallel transmission, but it is difficult deal with all the errors। तो ये वाला एरर जनरली पैरेलल ट्रांसमिशन में इतना एरर आता नहीं है, लेकिन सीरियल में आ सकता है ना, एक से ज्यादा बिट आपका ट्रांसमिट वो आपका आ जाएगा। तो हमने सिंगल बिट एरर देख लिया, बर्स्ट एरर देख लिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट? लॉस ऑफ सर फ्रेम। एक मिनट, आपकी सेकंड माइक वाले में एक बार ला क्या सकते हो? सर इसमें 2 कहाँ से आ गया? ये जो है सेकंड फर्स्ट वाले जो, नहीं नहीं दूसरा वाले कहाँ में, 2 है? सेकंड सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें जो 2 है, बेटा क्या कहते हैं? ये जो है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ ओके ये ओके प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। ठीक ओके। है, मैंने आज एक्चुअली वो स्क्रीनशॉट लिया तो वहां से तो ब्लॉक से पीपीटी बनाने की, क्योंकि ब्लॉक से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छा बड़ा नहीं दिखेगा फोन में बच्चों को। इसको आप बड़ा कर सकते हो, है ना, फोन में गुड छोटा कर मॉर्निंग। सकते हो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। तो ये आपका आपका आ गया 2 से ज्यादा, तो इसको कहते हैं बर्स्ट एरर आ गया। क्लियर? अब बात करते हैं यस। नेक्स्ट की। अपनी माइक म्यूट कर लो बच्चे। अब लॉस मैसेजेस, लॉस मैसेज है फ्रेम का जब लॉस होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स में कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। तो द सेंडर हैज सेंड द फ्रेम, बट सेंडर ने तो फ्रेम सेंड कर दिया, but that is not receiver properly know the loss of frame during the transmission। Deal with this type error is retransmission of the frame is required by the sender। We discuss in transmission strategy and next unit में डिस्कस करेंगे। मान लो एक फ्रेम सेंड किया सेंडर ने रिसीवर को, तो रिसीवर को नहीं मिला, तो वो एक सर्ट क्या करेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम तक वेट करेगा, कहेगा दोबारा सेंड करो। पहले चीज चॉइस तो ये है। दूसरा चॉइस आपके पास क्या बनता है कि अगर आपने फ्रेम भेजा और उसको फिर अगर नहीं मिला तो एक्नॉलेज करेगा ना, एक्नॉलेजमेंट भेजो। दूसरा है कि सेंडर अपने आप ही एक टाइम क्लॉक लगा लेगा कि भाई मैंने अगर एक फ्रेम सेंड किया है और रिसीवर को अगर
मिला है तो विद इन द 5 to 10 मिनट वॉट एवर एक एक्नॉलेज आ जाएगी मैसेज रिसीव्ड, है ना। अगर आ जाता तो अगला फ्रेम भेजेगा, अगर नहीं आता तो टाइम आउट होगा और सेंडर दोबारा से फ्रेम सेंड कर देगा। क्लियर? तो ये मेथड्स है, ये हम ट्रांसमिशन स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट की, एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन already discussed in the beginning of this section. We have delivered the data receives the side is an important goal that layer आपकी जो आपकी है, this imply the receiver should get error free। अभी आपने बोला ना कि डेटा लिंक लेयर का क्या काम है कि एरर को डिटेक्ट करना और एश्योर करना कि जो डेटा गया है रिसीवर के पास वो करेक्ट रहे, यानी एरर करेक्ट करने का भी वर्क किसका है, डेटा लिंक लेयर का है, और फ्रेम जनरेट करने का भी डेटा लिंक लेयर का है। तो नाउ हाउ सम फैक्टर ऑफ द डेटा गेट करप्टेड, वी नीड टू करप्ट बाय यूजिंग द वेरियस सीक्वेंस। सो वी रिक्वायर द एरर डिटेक्शन मेथड फर्स्ट, देन करेक्शन मेथड। तो डिटेक्शन इज इजी प्रोसेस। इसमें क्या है कि एरर डिटेक्शन इज सेंडर कैन send every data in unit of twice and receiver will bit by bit compare two set of information. Any information alter found after the comparison will be indicate the error. This method will apply to correct the error। लेकिन हमारा काम अभी है एरर को डिटेक्ट करने का। तो अब हम क्या करेंगे, the bit of additional information can transmit with the frame so the receiver can detect the presence of error। This method is called redundancy extra bit append with the frame returning at the receiver end, extra bit will be discard when the accuracy of data is confirmed। अब आपने अभी इससे पहले आपने 2-3 मेथड आपने देखे, एक में था हमने 1 बिट का एरर आया, एक में 2 बिट का, वो क्या कर रहे हैं सब, वो एरर को ही इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये मेजर कैसे होगा, एनीवन मुझे बताओ, कोई बताएगा क्या, कोई है अभी इसमें क्लास में? क्या सर? हाउ टू एरर डिटेक्ट। सर आपने बिट काउंट बताया था, काउंट। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ये पता चल गया ना, बिट काउंट करेक्ट है, वो फ्रेम का है। लेकिन हमने 2 मेथड्स भी पढ़े हैं। एक मैंने मेथड आपको सीआरसी पढ़ाया था, पता है? यस सर, सीआरसी सीआरसी, पढ़ा। हाँ। वो यही कह रहा था ना कि भाई अगर दोनों सेंडर और रिसीवर, हमने क्या किया था उसमें, हमने कुछ एक्स्ट्रा बिट ही तो सीआरसी कोड जो हमने ऐड किया था एक्चुअल डेटा के साथ और फिर सेंड किया था, वो एक्स्ट्रा बिट ही तो था। और फिर हमने वापस डिवाइड किया, डिवाइड करते ही अगर उसको 0-0 मिल रहा है इसका मतलब डेटा करेक्ट है, अगर 0 के सिवा कुछ और मिला था रिसीवर साइड में इसका मतलब डेटा में एरर है, डेटा को रीट्रांसमिट करना है। क्लियर? तो एक मेथड तो हो गया, लेकिन कुछ और मेथड है। तो कैसे होता है देखो, हमारे पास सोर्स था, ये सोर्स कोड है आपका, और ये आपने सेंड किया विथ एक्स्ट्रा बिट, वॉट एवर एक्स्ट्रा बिट यू आर एडिट, रिसीवर डेस्टिनेशन पे रिसीव होगा, तो एक्स्ट्रा बिट जो हमने एड ऑन किया डेटा से वो रिमूव हो गया, एक्चुअल डेटा हमें मिल गया। क्लियर? यही हो सकता है, और क्या होगा। तो रिडंडेंसी चेक मेथड इज कॉमनली यूज इन डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन में हम यूज करते हैं। क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये एग्जांपल ध्यान से देखो जरा, इसमें क्या करने को, जब some extra information you attach with the actual data, that data is actually help to detect the error in the data। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन सा मेथड है, एक है पैरिटी चेक मेथड, दूसरा है सीआरसी मेथड, तीसरा है चेकसम मेथड। तो सीआरसी मेथड तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे अनु किस किस ने सीआरसी मेथड पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? किस किस को सीआरसी मेथड आ चुका है? एक आपको आ गया, और थंब इसको नहीं, आपको भी आ गया।
ओके, अब आगे यहाँ ध्यान से, ये वैसे ही मेथड्स हैं, अब हम देखते हैं पैरिटी चेक। ठीक, पहला मेथड देखें पैरिटी चेक, उसके बाद फिर ब्रेक है। देखो बेटा, पैरिटी चेक अपने क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या मेथड है, ध्यान से देखो आप लोग स्क्रीन पे। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू डिटेक्ट द एरर व्हेन नंबर ऑफ बिट इन डेटा इज स्मॉल, तो यूज द पैरिटी। अगर आपका डेटा बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, पैरिटी बिट मेथड यूज करेंगे। तो पैरिटी बिट होता क्या है, व्हाट इज अ पैरिटी बिट, क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट होती है एक्स्ट्रा बाइनरी डिजिट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच कैन ऐड टू द एक्चुअल डेटा। तो पैरिटी बिट इज एक्स्ट्रा बाइनरी डिजिट added to the group of data bits so that total number of total number of ones in the group is even or odd। तो भाई आपने जब किसी के साथ मतलब बाइनरी में ही डेटा जा रहा है, अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं 0/1 वॉट एवर यू आर एडिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आपका डेटा या तो इवन हो जाएगा या ऑड हो जाएगा, यही होगा काउंटिंग में। दूसरा है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, डेटा बिट इन ईच फ्रेम इज इंस्पेक्टेड प्योर ट्रांसमिशन एक्स्ट्रा बिट, है ना। तो इसमें कंप्यूट द अपेंड बिट स्ट्रिंग श्योर द इवन और ऑड पैरिटी डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल बीइंग यूज। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि इवन और ऑड पैरिटी का आप भेज रहे हो, ये आपके एग्रीमेंट मतलब इससे कौन सी प्रोटोकॉल। प्रायोरिटी यूज कर रहे हैं? हाँ, मतलब आपके प्रोटोकॉल का होता है सेट ऑफ रूल, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वॉट एवर, उसी पे डिफाइन होगा कि आप इवन पैरिटी से डेटा भेजना चाह रहे हैं या ऑड से भेजना चाह रहे हैं। ठीक, ऐसा इसमें कोई सेट रूल नहीं है कि आप ऐसा ही करें, आप कोई सी में भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इफ ऑड पैरिटी इज बीइंग यूज, अगर आप ऑड पैरिटी यूज कर रहे हो तो रिसीवर एक्सेप्ट द, क्या करेगा, रिसीव ब्लॉक ऑफ डेटा विथ ऑड नंबर ऑफ 1। पहला नियम देख लो, क्लियर है, पहला नियम। ये वाला फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखो सब लोग, आपने देखा सर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यस सर। ऑल अदर स्टूडेंट प्लीज सी द, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट देखो आप, नेहा आपने देख लिया फोर्थ पॉइंट। यस सर। हाँ, अब अगला पॉइंट क्या, फॉर इवन पैरिटी बिट, अगर फॉर इवन पैरिटी चाहिए तो नंबर ऑफ मंथ शुड बी इवन होना चाहिए। ये किसको, रिसीवर को पता होता है पहले से, ठीक, किस में डेटा आना है, आप कौन सा मेथड यूज करो। फॉर एग्जांपल बिलो इवन पैरिटी बिट द 9th कॉलम इन कंटेन द पैरिटी। अब देखो इसमें अब अगर आप इवन यूज कर रहे हैं तो अब इसमें देखो 1 गिनो, इसमें 1 2 3 एंड 4, तो आप क्या ऐड करेंगे, 0 ही ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड करोगे तो ऑड रिसीव हो जाएगा उधर, यस है नो। यस सर। यस सर। अगला देखो, अगला डेटा देखो, 1 नंबर ऑफ 1 2 3 4 एंड 5, ये ऑड है, तो आप इसको इवन बनाने के क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, है ना। यस सर। अगला देखो, ये 1 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हमने डिफाइन कर दिया कि हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, है ना। तो 9th कॉलम में उस हिसाब से आपने डेटा पैरिटी बिट ऐड किया, अगर ऑड डिफाइन कर दे तो ऑड के हिसाब से डेटा ऐड करते हैं। तो यूज अ पैरिटी बिट रेदर वीक मैकेनिज्म टू डिटेक्ट द एरर, बहुत ही वीक मैकेनिज्म है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है, किसके लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। A single parity bit can only detect a single bit error, ये किसके लिए यूज होगा, अगर ये पूछा, सिंगल ये बिट एरर सिंगल, के लिए। हाँ सेलेक्ट सिंगल पैरिटी बिट कैन ओनली डिटेक्ट 1 बिट एरर, सिंगल बिट एरर तक तो ये चल जाएगा, उससे ज्यादा एरर है तो ये काम नहीं करेगा, क्लियर। तो उसमें आपका सीआरसी काम करता है, हमने सीआरसी भी पढ़ा है, क्लियर, सीआरसी। तो अब आते हैं ब्लॉक चेकसम मेथड्स, अगला मेथड है ब्लॉक चेकसम मेथड। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं, पहले 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तब हमें आप आगे मूव कर सकते, पेपर में आएगा वो आपको बनाने के लिए ना, कि बताओ 1 बिट ये इसमें पैरिटी चेक मेथड क्या होता है,
ठीक है, इसमें कैसे काम करता है या कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा पैरिटी चेक यूज करो और डेटा सेंड करो। ये भाई ये दिस इज अ लास्ट है। ब्लॉक्स ब्लॉक चेकसम मेथड क्या कहता है? दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ द सिंगल बिट पैरिटी मेथड। सिंगल बिट पैरिटी मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन। दिस कैन यूज टू डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर। कितना बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है बच्चों ये? 2 बिट इन ब्लॉक ऑफ 2 बिट तक ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ईच बाइट इन द फ्रेम इज असाइन अ पैरिटी बिट। हर आप जैसे नॉर्मल पैरिटी बिट असाइन कर रहे थे, आप असाइन करेंगे रो पैरिटी। ठीक। दूसरा, एक्स्ट्रा बिट इज कंप्यूट फॉर ईच बिट पोजीशन कॉलम पैरिटी, यानी रो और कॉलम दोनों में आप ऐड करेंगे। तो रिजल्टिंग सेट ऑफ पैरिटी बिट फॉर ईच कॉलम इज कॉल्ड रिजल्टिंग सेट ऑफ ईच set of parity bit for each column is called block sum check। block sum check आप उसको बोलोगे। each bit that make the character in modulo 2 of all bit corresponding। modulo 2 का मतलब होता है XOR। ठीक है, XOR मतलब 0 0 पे सेम पे आपका क्या आएगा, सेम पे आपका 0 आएगा, डिफरेंट पे 1 आएगा, है ना, जैसे कि आपने उसमें किया था। अब ध्यान से इस डेटा को आप देखिए जरा। ब्लॉक चेकसम एग्जांपल है। तो सेंडर डेटा आपके पास 1 2 3 ये सारे डेटा पड़े हुए हैं, तो आपने सेंडर डेटा रख लिया। ठीक। अब इसमें देखो, इसमें एक्स्ट्रा बिट आपने यहाँ ऐड कर दिया इन्होंने। क्या 1 था, इवन पैरिटी यूज करो 1 हो गया। इधर 1 2 3 था तो इसने इवन बना दिया 4, और यहाँ 1 2 3 एंड 4 है तो यहाँ 0 ऐड किया। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक मिनट सर। मतलब हम इसे कौन सा मतलब वो ले रहे हैं? चेकसम ब्लॉक बना के हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा, सॉरी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें क्या समझ में? आपको कुछ नहीं करना है, ये डेटा है आपका 1 2 3 4 आपको डेटा था। अब इसको इवन पैरिटीज भेजना, तो डेटा हमने इस तरह से लिख दिया। इसमें लिखने का फॉर्मेशन है। इसमें क्या आता है, ये आपको अगर इवन भेज रहे हो, ये डेटा में नंबर ऑफ 1 क्या है? ये 1 है, सिर्फ ऑड है। हाँ, तो इसको हमने क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने क्या कि इवन बनाने के लिए हमने क्या लिखा 1 लिख दिया। इसमें 1 कर एक्सटेंशन था दिया। ना। हाँ, इसमें क्या है, नंबर ऑफ 1 3 था, इसको इवन बनाने के लिए 1 कर दिया। इवन 1 कर दिया। इसके बाद ये जो है, इसमें नंबर ऑफ 1 ये कितने हैं, ऑलरेडी 4 इवन है। 0 कर दिया। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा बिट, जो इससे पहले आप कर रहे थे, ये वाला यही तो है ही। बस हमने एक यस लाइन सर। इधर खींच दी है। उसी का एक्सटेंशन है ना, लिखा है ना, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सिंगल पैरिटी बिट मेथड कैन डिटेक्ट द अप टू 2 बिट तक क्या कर सकता है। अब इसमें क्या, ईच बिट दैट मेक अप द कैरेक्टर इज मॉडुलो 2 सम, यानी मॉडुलो 2 सम ऑफ ऑल द बिट इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो सम क्या है इसका, देखें सम से क्या निकल रहा है इसका। तो 1 1 0, तो 1 इधर आ गया, 1 1 ये हो गया 2 0। तो इसमें मॉडुलो 2 कैसे किया है इन्होंने, ये देखना पड़ेगा कैसे किया है। दिस मेथड डिस्प्ले द सिंगल बिट एरर एज वेल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्स्ट एरर। तो अगर मॉडुलो सेम पे 0 आ गया, ये फिर डिफरेंट 1 आ गया, फिर सेम है तो 0 आ गया, फिर डिफरेंट है 2 बिट में 1 आ गया, फिर आपका ये सेम है तो फिर 1 आ गया, डिफरेंट है तो ये 0। ये ठीक है, ये फिर सेम है तो 0, ये डिफरेंट सेम है तो 0। ठीक है, इसमें एक्सॉर ऑपरेशन कर दिया इस पूरे डेटा पे। अब लेकिन ये 3 बिट में है, तो पहले 2 को लो और फिर लास्ट वाले को लेना पड़ेगा, है ना। 2 को लिया, इन दोनों को लिया, डिफरेंट है तो 1। ठीक, फिर इन दोनों को लोगे तो सेम है तो 0, इन दोनों को लिया तो 0 सेम पे, फिर डिफरेंट है तो 1, फिर इन दोनों को लिया सेम है तो आपका 0, फिर ये नीचे वाले लिया तो 0, है ना। ये दोनों लिया हमने 0, ठीक, सेम है तो आउटपुट आ गया 0, और फिर नीचे एक डिफरेंट मिल गया। तीसरे से भी करोगे ना आप लोग, इन दोनों को एक्सॉर करके, तो ये आ गया 1। फिर इन दोनों को लिया डिफरेंट, ठीक, तो 1, और फिर ये दोनों 1 और 0 फिर अगेन आपका डिफरेंट है तो आ गया 1। फिर ये दोनों सेम है तो 0, और लास्ट में डिफरेंट है तो 1, और ये दोनों सेम है तो 0, फिर ये दोनों भी सेम है तो 0। फिर यहाँ देखो, यहाँ आपका दोनों सेम है 0, और ये दोनों फिर 0 और 0,
तो आपका फिर अगेन 0। तो ये जो डेटा आया अपना बेटा, ये वाला नीचे वाला, ये आपका बड़ा पैरिटी बिट जो एक्चुअल डेटा के साथ ऐड करके हम सेंड कर देंगे। ठीक है, दिस मेथड इज डिटेक्टिंग द सिंगल बिट एरर एज वेल एज इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बस एरर। सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आप बस्ट एरर को भी डिटेक्ट कर ले। ये आगे आपको ये करना, यस ये सर। आगे सिंपल है ना। ठीक है, अब चलो आप ब्रेक ले लो, अब अगली क्लास हम लेंगे 10 बजे, 10:05 पे। आज की क्लास किसी ने मिस की है तो भाई आप इसको देख लेना आप लोग, ठीक। इसके आगे का फिर हम आगे करेंगे। सर ये लास्ट वाला समझा देना, डेटा आफ्टर एडिंग प्रायोरिटी बिट। ये वाला तो एक्चुअल डेटा क्या था आपका 1 2 एंड 3, तो आपका वो डेटा ले लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आपने ये पैरिटी बिट ऐड कर दिया जो यहाँ पे आया है चेकसम के बाद, तो आपने डेटा सेंड कर दिया। क्लियर? इससे पहले भी तो आप यही कर रहे थे। ये वाला देखो, यहाँ पे आपने पैरिटी बिट राइट किया, उसके बाद इसको सेंड ही तो करोगे। क्लियर? उसके बाद एक आने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना, आने के बाद फिर सीआरसी वाला ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो मैंने कल दिया था आप लोगों को। तो ये सारे मेथड्स हो जाएंगे अपने। कौन सा? ये वाला। फिर उसके बाद हम ट्रांसमिशन मेथड्स देखेंगे आज, जैसे पिगी बैक या वो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे आज। ये वाला मैंने दिया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं, ये वाला, मल्टीप्लेक्सिंग दिखता है। ये वाला, ये वाला हम अगली क्लास में सॉल्व करना है सबको, है ना। क्लियर? ये किसी ने किया नहीं, ये तो कर लिया सब सीख। हाँ, इसको करना है ना, नोट कर लो आप लोग, इसको करना है अगली क्लास में, ठीक। चलो ठीक है, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके बाय। सर कब स्टार्ट होगी क्लास? 10:05-10 पे, 10:10 पे, ठीक है। ठीक है ओके सर, 10:05 में कर दो। ठीक है, उधर हाँ कर लेंगे, फिर उधर अपना थोड़ा जल्दी छोड़ लेंगे, ठीक है। ओके सर क्योंकि मेरा 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी ना जॉब, तो इसलिए। ठीक है, चलो 10:05 पे कर लेंगे। ओके सर फ्रेमिंग हाँ मेथड्स में वो फ्रेमिंग बाय इलीगल कोड भी एक बार बता दीजिए ना। हाँ, वो अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बच्चे, उसका अभी मैंने उस पर पीपीटी नहीं तैयार किया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसको। हेमी मेथड ना, ठीक है, कर देंगे यस। उसको नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, वो करेक्शन मेथड है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा जाएगा लंबा मेथड, ठीक है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर।